हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 13 अवर इन्वायरमेंट। ये हमारे इस क्लास का लास्ट चैप्टर होगा, यानी 10th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम एक ही लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें किसी भी तरीके के अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ये हम ऑलरेडी अपने छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस उसको थोड़ा सा हमें ब्रीफली पढ़ते हुए कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम ऑलरेडी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस के बारे में जानते हैं। हमारे जो फूड चेन है हम उसके बारे में भी जानते हैं, बट उसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल बनाते हुए आज के लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश आउट करेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम आज के चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्यों इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। देन हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम क्या होता है। फूड चेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, ट्रॉपिक लेवल्स की बेसिस पे किस तरीके से फूड चेन में डिवीजन है। Then one of the most important topic of this chapter is 10% law। 10% law क्या होता है, 10% law का यूज कहाँ किया जाता है, और ये हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड गार्बेज डिस्पोजल। किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, किस तरीके से हम अपने गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं, लैंड फिलिंग का मेथड यूज करके, हम रिसाइकिल का यूज करके, रीयूज वाला मेथड का यूज करके। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम आज के लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का लेक्चर शुरू होता है इंट्रोडक्शन के टॉपिक से। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि अवर इन्वायरमेंट से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या बोला गया है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। सारी चीजें जो हमें घेर रखी हैं, मतलब जैसे पहाड़ हो गए, पेड़ हो गए, हमारी जमीन हो गई, हमारी थिंग्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जंगली जानवर हो गए, जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमको घेर रखी हैं। यानी एवरीथिंग दैट सराउंड अस, सारी चीजें जो हमें घेर के रखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर हमारी दोनों चीज कंसिडर होती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। लिविंग को हम बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। यानी सारी बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स के मिलने से ही हमारे एनवायरनमेंट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है, इंटरेक्शन बिटवीन these biotic and abiotic components form an ecosystem। यानी यही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन की मदद से ही हमारे एक इकोसिस्टम की फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो पेड़ पौधे हो गए, और हमारी ये जो हर्बीवोर्स होते हैं, डियर यानी हिरन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब हम अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो एबायोटिक में हो गए हमारे पहाड़ वगैरह, ये सारी चीजें मिल करके ही हमारे एक एनवायरनमेंट की फॉर्मेशन करती हैं, और यही आपस में इंटरेक्ट करके एक एनवायरनमेंट की फॉर्मेशन को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है, in an ecosystem, living components depend on each other for their food, which give rise to food chains and food webs in nature। तो देखो, इकोसिस्टम में हर एक लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए।
जिसकी वजह से फूड चेन और फूड वेब की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सनलाइट की मदद से जो प्लांट्स हैं वो अपने खाने को बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ फोटोसिंथेसिस की मदद से जो भी प्लांट फूड की फॉर्मेशंस करते हैं, देन उस प्लांट को अगर कोई हमारा हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे किसी गॉट ने या डियर ने खाया, तो क्या होगा, वो जो प्लांट है उसको किसने खा लिया, हिरन ने खा लिया। अब हिरन को कौन खाएगा, हमारा शेर खा सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हर एक लिविंग कंपोनेंट किसी अनदर कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, और इसी फूड को डिपेंडेंसी की वजह से हमारे फूड चेन और फूड वेब की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। देखो, एनवायरमेंट में ह्यूमंस भी प्रेजेंट हैं, एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन ह्यूमंस की डेली टू डेली जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रही है, उनकी एक्टिविटीज चेंज हो रही है, और उन एक्टिविटीज की वजह से काफी तरीके की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, यानी जो हमारी ओजोन लेयर की परत अर्थ के सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो उसमें होल्स होने क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट है ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, यानी जितना ज्यादा फैक्ट्रीज की डेवलपमेंट होगी उतनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, और उन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज के इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा अमाउंट में गार्बेज यानी कचरे का प्रोडक्शन होता है, जिसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कभी नाली में फेंक देंगे, कभी उसको नदियों में डाल देंगे, यानी जिसकी वजह से हमारी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की भी लाइफस्टाइल खराब होती है, ह्यूमन की लाइफस्टाइल खराब होती है, क्योंकि हम उसी गंदे पानी को ड्रिंक करते हैं, उसी गंदे पानी को अपने डेली लाइफ के लाइफ में यूज करते हैं, तो उससे काफी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डिजीजेस क्रिएट होती हैं। तो इस इन्वायरमेंट के चैप्टर में हम पहले इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, और हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो सब कुछ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवर इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम। अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो देखो, इकोसिस्टम के बारे में क्या बोला गया है, एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर यानी इन्वायरमेंट के अंदर हमारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग दोनों कंसीडर है, यानी इसमें हमारे बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक यूनिट है जिसके अंदर हमारी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स भी आते हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल्स हैं जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया और वाटर, इन सब की मदद से हमारे एक इकोसिस्टम की फॉर्मेशन होगी। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे अ फॉरेस्ट, अ पॉन्ड, अ लेक एंड अ ग्रीनलैंड एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं। Now, in an ecosystem, energy and matter are continuously exchanged between living and non-living components। ये बोला गया है कि इकोसिस्टम के अंदर जो हमारे एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है वो कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होते रहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में। जैसे
प्लांट्स क्या करेंगे, वाटर की मदद से सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे वो अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, जिसमें वो सनलाइट का भी यूज करेंगे, सॉइल का भी यूज करेंगे, वाटर का भी और एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में हमारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिल करके एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम की फॉर्मेशन को करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास बोला गया है एन इकोसिस्टम कैन बी बोथ नेचुरल और मैन मेड। एक इकोसिस्टम हमारा नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी। यानी एक इकोसिस्टम कैसे, हमारे जो इकोसिस्टम है वो टू टाइप्स का है, एक है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है हमारा इसमें मैन मेड इको सिस्टम। अब ये नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम क्या है, देखो नाम से हम यहाँ पे इसको समझेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरली प्रेजेंट हो, जो नेचर के थ्रू प्रेजेंट हो, जैसे हमारा फॉरेस्ट हो गया और हमारे पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए, माउंटेन हो गए, सी हो गया, डेजर्ट। इन सबको हम लोगों ने तो नहीं बनाया, ह्यूमंस ने तो नहीं बनाया, ये ऑलरेडी नेचर के थ्रू प्रेजेंट है। तो इन सारे कंपोनेंट की वजह से जो भी हमारा इकोसिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। वहीं अगर हम बात करें मैनमेड इकोसिस्टम की, तो मैनमेड इकोसिस्टम में हमारा एक्वेरियम हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, ग्लास के अंदर, पानी के अंदर हम फिशेस को रखते हैं, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वो सी का इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे मैनमेड इकोसिस्टम में वो इकोसिस्टम होते हैं जो ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं, छोटे छोटे से लाइफ के एडेप्टेशंस को वहां पे करते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड्स हो गए, मैदान हो गए हमारे, और जो हमारे खेत हो गए, गार्डन्स बनाते हैं हम डिफरेंट तरीके से। रोज का गार्डन अलग हो गया जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोजेस को वहां पे हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये हो गए हमारे मैन मेड इकोसिस्टम। तो अब अगर हम इनके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ें तो क्या बोला गया है, जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल इकोसिस्टम के, वो क्या है। सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम आर ग्रासलैंड, ग्रासलैंड हो गया हमारा, फॉरेस्ट जंगल हो गया, सी हो गया, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड एंड लेक। ये सारे क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम्स है क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट है। वहीं द डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स रिप्रेजेंट द टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम में कुछ एग्जांपल्स गिवन थे, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, सी, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड और लेक। अब यहाँ पे हमने नेचुरल इकोसिस्टम को टू फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, किस किस बेसिस पे, एक है हमारा टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक है हमारे पास इसमें टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी ऐसा इकोसिस्टम जो किसके बेसिस पे हो, लैंड बेस्ड हो, यानी जिसमें जमीन आए। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कौन से बेस्ड हो, वाटर बेस्ड हो।
तो यहाँ पे जो हमारे ग्रासलैंड हो गए, डेजर्ट हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सारे कौन से इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें पोन्ड्स की, रिवर्स की, लेक्स की और सी की, ये सारे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ऐसे इकोसिस्टम जो कौन से बेसिस पर हो? वाटर के बेसिस पर हो। तो यहाँ तो बात हो गई हमारे नेचुरल इकोसिस्टम की। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी में आगे बोला गया है, मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, पार्क, एक्वेरियम एटसेट्रा। यानी मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में वो सिस्टम्स आते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जो मैन खुद बनाता है, जैसे क्रॉप फील्ड्स हो गए, गार्डन हो गए और हमारे पार्क हो गए। नेक्स्ट हमें पता है हमारा जो इकोसिस्टम है वो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों चीजों से मिलके बना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। तो देखो, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हमारे पास यहाँ पे बोला गया है, इट इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमारे पास थ्री टाइप के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए एंड डीकम्पोजर्स हो गए। तो सबसे पहले इट इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है हमारे पास इसमें प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी all green plants, blue-green algae can produce their food, sugar and starch from inorganic substance using light energy यानी photosynthesis. Therefore, all green plants are called producers. They are also called autotrophs. तो देखो, जब हमने चैप्टर नंबर 6 वो पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर नंबर 5, उसमें हमने ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइटिक्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो प्रोड्यूसर को ही हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स के अंदर हमारे सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। जैसे जो हमारे इसमें एग्जांपल दे रखा है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी का, कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो अपना खाना खुद बनाती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, लाइट एनर्जी का यूज करके, यानी फोटोसिंथेसिस के मदद से वो शुगर एंड स्टार्च की फॉर्मेशन करती है। और ऐसे प्लांट्स, ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट में, प्लैंक्टन्स आर वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशियन। जो हमारे प्लैंक्टन्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इतने छोटे प्लैंक्टन्स हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्लोट करते हैं पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशियन की सरफेस पे। अब ये जो हमारे प्लैंक्टन्स हैं ये भी दो टाइप के हैं। एक है हमारे पास इसमें फाइटोप्लैंक्टन और दूसरा है हमारा इसमें जूप्लैंक्टन। अब क्या बोला गया है फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में? जो हमारे माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो ऐसे प्लैंक्टन हैं जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर की सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करते हैं, और वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे प्लैंक्टन्स को ही हम क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन वाटर आर कॉल्ड जूप्लैंक्टन्स। तो देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स का डिफरेंस क्या आ गया? फाइटो ऐसे प्लैंक्टन जो फाइटो यानी वाटर पे फ्लोट करें, और जू यानी ऐसे एनिमल्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और जो हमारे एक्वेटिक सॉरी जो हमारे माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर पे फ्लोट करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे जूप्लैंक्टन। जैसे हमारे पास दे रखा है, द फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोआ आर एन एग्जाम्पल ऑफ जूप्लैंक्टन। एक फ्रीली फ्लोटिंग जो प्रोटोजोआ है वो हमारा जूप्लैंक्टन का क्या है? एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स एज देयर फूड। कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं किसी अनदर ऑर्गेनिज्म को या उनके दे बनाए हुए प्रोडक्ट को एज देयर फूड, अपने फूड के तौर पे, उसी को हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। जैसे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं यानी द कंज्यूमर्स डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे और जो हमारे डियर हो गए, गॉट्स हो गई, काउ बुफेलोज हो गए या लायन फिशेस हो गई, ये क्या करते हैं? सबसे बेटर एग्जांपल है, हम इसमें उसका लेके चलते हैं, डियर का। ठीक है, जो हमारे हिरन होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्लांट्स को खाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, ये जो डियर है वो कंज्यूमर की कैटेगरी में है, लेकिन उन्होंने फीड किया क्या? जो उन्होंने खाया क्या? उन्होंने प्रोड्यूसर्स को खाया, यानी वो डायरेक्टली भी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। देन दे गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स। अब जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो फूड को कैसे लेते हैं? या तो वो उस ऑर्गेनिज्म के बनाए हुए फूड प्रोडक्ट को एज अ फूड ले, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को ही एज अ फूड की तरह ट्रीट करें। जैसे हमारे पास एग्जांपल में आ गए इसमें मैन, गोट, डियर, फिश, लायन, काउ, बफेलो एटसेट्रा। ये सारे क्या है? ये हमारे कॉमन कंज्यूमर्स हैं। अब हमने क्या करा है, ये जो भी कंज्यूमर्स हैं इनको क्लासिफाई करा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, पैरासाइट्स एंड ऑमनिवोरस। ये सारे क्या हैं? ये हमारे कंज्यूमर्स हैं। हर्बीवोरस बेसिक सी लैंग्वेज में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं यानी ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे। कार्निवोरस जो सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं। पैरासाइट्स जो हमारे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ होस्ट रहते हैं और बिना उनको किल किए उनसे अपना न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। वहीं अगर हम ओमनिवोरस के बारे में बात करें तो ओमनिवोरस हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं एज वेल एज वो फ्लैश यानी मांस मच्छी को भी खाते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सारे कंज्यूमर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इसमें हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स विच गेट देयर फूड बाय ईटिंग द प्रोड्यूसर्स और प्लांट डायरेक्टली। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड गेन करते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खा करके, उन्हीं को हम बोलेंगे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। हर्बीवोरस को हम फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोड्यूसर को ईट करते हैं यानी प्रोड्यूसर को एज अ फूड गेन करते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं हर्बीवोरस के, वो क्या है? जैसे डियर हो गया यानी हिरन, रैबिट हमारा खरगोश, रैट, चूहा, स्क्विरल, गॉट, कैटल। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हर्बीवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को यानी प्रोड्यूसर्स को ही खाएंगे।
सेकंड है हमारे पास इसमें कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स विच कंज्यूम अदर एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अनदर एनिमल्स को कंज्यूम करें। देयरफॉर कार्निवोरस फीड ऑन द फ्लैश ऑफ हर्बीवोरस, इसी वजह से जो हमारे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स के फ्लैश को फीड करते हैं, और इन्हें हम प्राइमरी कार्निवोरस या फिर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर भी बोलते हैं, क्योंकि कंज्यूमर हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड है ना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और पैरासाइट। तो जो हमारा हर्बीवोरस था वो था हमारा प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, वही कार्निवोरस हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, एंड ये है हमारा प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कार्निवोरस के, वो क्या है? जैसे स्नेक, सांप, वाइल्ड कैट हो गया, जेकल हो गया, फ्रॉग, सम बर्ड्स एंड फिशेस, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन कार्निवोरस कैटेगरी। अब ऐसे एनिमल्स यानी दीज आर देयर आर एनिमल्स विच प्रे अपॉन प्राइमरी कार्निवोरस, ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो प्राइमरी कार्निवोरस में के प्रे होते हैं यानी शिकार होते हैं, शिकार करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर या फिर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल में हमारे पास आउल, पीकॉक, टाइगर, लायन आर सम सेकेंड ऑर्डर कार्निवोरस एंड मे बी ईटेन बाय थर्ड ऑर्डर कार्निवोरस। ये हमारे सेकेंड ऑर्डर के कार्निवोरस है, लेकिन हो सकता है इन्हें कोई थर्ड ऑर्डर का कार्निवोरस भी खा सके। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आउल है, आउल को हो सकता है कोई अनदर जो बड़ा जानवर है वो इसको खा ले, तो ये क्या कहलाएंगे? जो बड़े से जानवर होंगे जो इनको खाएंगे उन्हें हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर कार्निवोरस, और जो आउल है उसको फीड किया जा रहा है, तो जिसको फीड किया जाएगा उसे हम बोलेंगे इसमें सेकेंड ऑर्डर कार्निवोरस। नाउ the carnivores which are not preyed upon further are called top carnivorous. For example, lion is a top carnivorous, यानी ऐसे कार्निवोरस एनिमल्स जो कभी अनदर किसी कार्निवोरस के शिकार नहीं होंगे, किसी के भी प्रे नहीं बनेंगे, उन्हें हम बोलते हैं टॉप कार्निवोरस। और हमारे पास जो एग्जाम्पल है टॉप कार्निवोरस का वो है लायन, यानी लायन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे कोई अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ प्रे नहीं करता, मतलब उसका कोई शिकार नहीं करता, और वो हमारे कौन से कार्निवोरस पे बिलोंग करेगा? वो होगा हमारा टॉप कार्निवोरस। थर्ड है हमारे पास इसमें ओमनिवोरस। ओमनिवोरस के बारे में क्या बोला गया है? द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फीड करें, दोनों को खाएं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोरस। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ ओमनिवोरस बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को भी ईट कर सकते हैं, जैसे हमारे पल्सेस हो गई, दाल हो गई, चने हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये तो हो गए प्लांट्स से बिलोंग कर रहे हैं, यानी प्लांट्स को भी खा पा रहे हैं। और साथ ही साथ एनिमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया इसमें मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, मीट, एग, ये सबको भी खाते हैं। तो जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स और जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स है दोनों को खाएं, उन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोरस। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इसमें पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? लीव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, वो होस्ट की बॉडी पे रहेंगे, एंड टेक फूड फ्रॉम इट, वो उसमें से फूड को गेन करेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और मेंशन होता है कि वो फूड को तो लेंगे विदाउट किल देम, बिना उनको मारे। जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल हो गया लाइस यानी जुए। जुए हमारे सिर पर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे सिर से, हेड से ब्लड को सक करते हैं, यानी वो हमारे ऊपर रह के एज अ होस्ट, होस्ट का मतलब समझ लो यहाँ पे एज अ
किराएदार, ठीक है? तो ये जो हमारे जो जुएँ हैं वो सिर के ऊपर रहेंगे, वो क्या करते हैं, वो हमारे हेड से ही ब्लड को सक करते हैं, खून को चूसते हैं, जिससे वो अपने को फूड को गेन कर रहे हैं। लेकिन उस फूड को गेन करने से कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती। तो यहाँ पे पैरासाइट्स क्या हो गए, वो बॉडी पर एज़ अ होस्ट रहते हैं, उनसे अपना फूड गेन करते हैं, लेकिन बिना उनको किल किए। तो एनिमल्स में हो गया हमारा एग्जाम्पल लाइस, और जो हमारा कसकटा है वो एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स के केस में, कि जो कसकटा है वो अमरबेल के पौधे के साथ क्या करता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें डिकम्पोजर्स के बारे में क्या बोला गया है, डिकम्पोजर्स में फंगी एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन decompose the dead plants animals complex compounds into the simpler one। decomposers क्या होते हैं, जो हमारे फंगी हो गई, बैक्टीरिया हो गई, ये क्या करते हैं, ये जो भी हमारे डेड प्लांट्स होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, और किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, सिंपलर वन फॉर्म में चेंज कर देंगे। एंड द डिकम्पोजर्स हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिकम्पोजर्स को यूज किया जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के पर्पस में। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सैप्रोट्रॉफ्स, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसर्स। इनको हम रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। रिड्यूसर्स बोलने का तो सीधा सा रीजन ये है कि ये क्या करेंगे, जितने भी हमारे डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट्स होंगे, उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किसमें रिड्यूस करते हैं, घटा के, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स को घटा घटा करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में सिंपल वन में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसी वजह से हम डिकम्पोजर्स को रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्टेज एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज है उनको डिस्पोज करने में, उनको खत्म करने में डिकम्पोजर्स हमारी हेल्प करते हैं। एंड दे क्लीन द एनवायरनमेंट एंड क्रिएट
स्पेस फॉर अ लिविंग ऑफ न्यूअर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ करेंगे और साथ ही साथ स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी न्यू जनरेशन की जो ऑर्गेनिज्म है वो वहां पर लिविंग हो वहां पर, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जनरेशन का प्रोडक्शन हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है द डिकम्पोजर्स रिलीज मिनरल्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स ट्रैप्ड इन ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर में ट्रैप्ड होंगे हमारे मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स, उनको रिलीज करने का काम किसका है, डिकम्पोजर्स का। दे आर पिक्ड अप बाय प्लांट्स, ये प्लांट्स के थ्रू पिक्ड अप किए जाते हैं। एंड दिस आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में भी जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है द डिकम्पोजर्स प्रोड्यूस सम एसिड्स व्हिच आर यूजफुल इन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ सम मिनरल्स। हमारे जो डिकम्पोजर्स हैं वो कुछ एसिड्स को भी रिलीज करते हैं जो यूजफुल होते हैं जो हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सॉल्युबलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है डिकम्पोजर्स हेल्प इन recycling the materials in the biosphere so that the process of life may go on like an अनएंडिंग चेन। जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं वो मटेरियल्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं बायोस्फीयर के अंदर, जिसकी वजह से जो लाइफ होती है मतलब प्रोसेस ऑफ लाइफ होगी वो मेगो हो जाएगी, मतलब आगे की तरफ प्रोसीड होती रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। एक चीज बनी उसको वो हमारी रीयूज होगी, देन उसको रिसाइकिल करके हम दोबारा से कुछ चीज नहीं बना सकते हैं। तो उस रिसाइकलिंग करने से जो हमारी चेंज है उसकी एंडिंग नहीं होती है और हमारा जो बायोस्फीयर है उसके मटेरियल्स रीयूज में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर के जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। दीज इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें हमारा कौन सा एनवायरनमेंट आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट आता है। इडेफिक फैक्टर्स लाइक सॉइल टेक्सचर, टोपोग्राफी, वाटर एंड एयर। तो जो भी हमारे इडेफिक फैक्टर्स हैं जैसे सॉइल का टेक्सचर हो गया, टोपोग्राफी हो गया, वाटर, एयर, ये सब भी हमारे किस में कंसिडर होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। नाउ इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, phosphorus, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, these are involved in the cycle of material in the ecosystem। मतलब जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं साइकिल ऑफ मटेरियल्स इन द इकोसिस्टम के अंदर। अब हमारे पास इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे प्रोटीन्स हो गया, carbohydrates, lipids, and these largely form the living body and link the abiotic and biotic components। ये सारे organic compounds linked up होते हैं एक दूसरे से। ये सब क्या करेंगे, हमारे बायोटिक components और abiotic components को एक साथ लिंक कराएंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे सनलाइट हो गया, सनलाइट का टेम्परेचर हो गया, कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर, रेनफॉल, ये सारे क्या हैं, ये सारे अफेक्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है सरवाइव करने के लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ रेनफॉल के टाइम पे अपना सरवाइव कर पाते हैं, उस टाइम पे वो अपने रिप्रोडक्शन फेज में आते हैं। तो ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, क्या फंक्शंस है इकोसिस्टम के, तो इकोसिस्टम इंडिकेट्स अवेलेबल सोलर एनर्जी एंड द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू ट्रैप द सेम। जो हमारे इकोसिस्टम है वो इंडिकेट करते हैं सोलर एनर्जी का अवेलेबल को, एंड एफिशिएंसी बताते हैं किसी भी इकोसिस्टम की। एंड नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल एसेंशियल मिनरल्स एंड देयर रिसाइकलिंग पीरियड्स। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनके बारे में, और क्या क्या हमारी रिसाइकलिंग पीरियड्स होती हैं उनके बारे में भी ये हमें इंफॉर्म आउट करते हैं। थर्ड है हमारे पास इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द वेब ऑफ इंटरेक्शंस एंड इंटर रिलेशन अमंग द वेरियस पॉपुलेशन एज वेल एज बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द एबायोटिक इन्वायरमेंट। ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कि वेब ऑफ इंटरेक्शंस क्या है, इंटर रिलेशनशिप क्या है अलग अलग पॉपुलेशंस के बीच में, और साथ ही साथ ये हमें पॉपुलेशन और एबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच के कनेक्शन के बारे में भी बताता है। यानी ई सिंपल सी लैंग्वेज में जो हमारा इकोसिस्टम है वो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन को समझाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स टू नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमें जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको हेल्प करता है किस तरीके से रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए, किस तरीके से हम पॉपुलेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, और किस तरीके से हम अपनी क्रॉप फील्ड्स हो गया किसी भी तरीके की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नाउ इन द इकोसिस्टम टू प्रोसेसेस ऑफ एनर्जी फ्लो एंड biogeochemical cycles, nutrients movement proceeds side by side. The energy flow is unidirectional while the movement of nutrients is cyclic. क्या बोला गया है, इस इकोसिस्टम के अंदर दो प्रोसेस होते हैं एनर्जी फ्लो के, एंड बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होती है, साइड बाय साइड प्रोसीड होती है, जिसमें एनर्जी का फ्लो तो यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट है वो कैसा होता है, हमारा साइक्लिक होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन क्या है? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। क्या बोला गया है? ऐसा सीक्वेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी भी कम्युनिटी के अंदर जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी अनदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा, उसकी जिससे ट्रांसफर होगा फूड का एनर्जी की फॉर्म में, उसी को हम बोलेंगे फूड चेन। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जांपल्स की पिक्चर्स गिवन है। सबसे पहले ट्री है। ट्री क्या हुआ? ट्री हुआ हमारा इसमें प्रोड्यूसर। ट्री हुआ हमारा इसमें प्रोड्यूसर। अब इस प्रोड्यूसर को डियर ने खाया और ये डियर क्या होगा हमारा इसमें प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लायन है वो कैसा होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये अब किसको फीड करेगा? डियर को फीड करेगा। यानी जो हमारा ये ट्री है, ट्री को किसने खाया? डियर ने, हिरन ने खाया। देन उस ट्री से एनर्जी किसको मिलेगी? हिरन को मिलेगी। उसके बाद जब शेर हिरन को खाएगा तो शेर को एनर्जी मिलेगी किससे? हिरन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी अनदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी गेन करता है और इसी दौरान जो चेन की फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं फूड चेन। सेकंड एग्जांपल में है फ्लावर। फ्लावर पे जो हमारा नेक्टर था, रस था, उसको किसने फीड किया? फ्लाइज ने, यानी बटरफ्लाई वगैरह ने। देन बटरफ्लाई को कौन खाएगा? बटरफ्लाई को मेंढक ने खाया, यानी फ्रॉग ने। अब मेंढक को एनर्जी किससे मिली? बटरफ्लाई से। अगेन जो सांप है वो मेंढक को खाएगा और उससे एनर्जी प्रोवाइड होगी उसको। उसके बाद जो हमारी ईगल है, ईगल किसको खाएगी? स्नेक को खाएगी, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब वो एक ऑर्गेनिज्म किसी अनदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, और इस दौरान जो चेन बन रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? फूड चेन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है, अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन। जो हमारा फूड चेन होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर सिर्फ एक ही सिंगल डायरेक्शन में होगा। कैसे? देखो, इसमें जो हमारी एनर्जी है वो ट्री से डियर को मिली, डियर से लायन को मिली। ऐसा तो नहीं है कि डियर जो है वो लायन को खाएगा या उससे अपने फूड को गेन करेगा, नहीं। तो इसमें जो एनर्जी है वो सिंगल वन डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होगा। किसमें? फूड चेन के अंदर। यानी फूड चेन इज सीक्वेंशियल प्रोसेस विच रिप्रेजेंट हु ईट्स होम। जो फूड चेन है वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो रिप्रेजेंट करता है कि किसने किसको खाया। यानी देखो, जो ट्रीज है, ट्रीज को किसने खाया? डियर ने, डियर को किसने खाया? लायन ने। जो हमारा फ्लो हो रहा है एनर्जी को वो सिंगल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास इसमें दे रखा है फूड चेन की डेफिनेशन, कि फूड चेन refers to an arrangement of different biotic groups in a sequence of energy transfer। जो हमारा फूड चेन है
वो अरेंजमेंट है एक बायोटिक ग्रुप का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एनर्जी के ट्रांसफर के अकॉर्डिंग। देन दीज बायोटिक ग्रुप्स आर प्रोड्यूसर्स हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ये जो आएंगे हमारा बायोटिक ग्रुप, उसमें क्या क्या आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर्स हर्बीवोरस और कार्निवोरस। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा ट्री है, ये पेड़ है, वो हो गया प्रोड्यूसर, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाएगा। नेक्स्ट है डियर, वो आ गया हमारा हर्बीवोरस की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाएगा। देन सी है हमारे पास इसमें लायन, जो आया कार्निवोरस की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि वो किसको खाएगा? हर्बीवोरस एनिमल, यानी उसमें डियर की मीट को खाएगा। तो जो हमारा एक फूड चेन है, उसमें बायोटिक ग्रुप्स के अंदर प्रोड्यूसर्स हर्बीवोरस और कार्निवोरस तीनों आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन्स। अभी हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है फूड चेन के। तो सबसे पहले क्या बोला गया है? सिंपल फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ ग्रास लैंड और फॉरेस्ट। जो हमारी सिंपल फूड चेन है वो हमें ग्रास लैंड और फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। जैसे ग्रास हो गया हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को किसने खाया? डियर ने, जो हो गया हमारा हर्बीवोरस। देन हर्बीवोरस को कौन खाएंगे? कार्निवोरस, फॉर एग्जाम्पल लायन। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है पॉइंट में, इन दिस फूड चेन ग्रास रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। जो हमारा ग्रास है वो प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये है हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ग्रास सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रास है वो अपना खाना खुद बनाएगा, कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नाउ ग्रास इज ईटन अप बाय डियर। ग्रास को किसने खाया? डियर ने, जो रिप्रेजेंट करता है हर्बीवोरस को और प्राइमरी कंज्यूमर्स को। नाउ डियर इन टर्न इज कंज्यूम्ड बाय लायन। जो हमारा डियर है वो किसके थ्रू कंज्यूम किया जाएगा? लायन के थ्रू, जिसमें जो लायन है वो हमारा कार्निवोरस है और एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ पे पॉइंट में, अ फूड चेन इज ग्रासलैंड विच हैज 4 स्टेप्स। इज जो हमारी फूड चेन है ग्रासलैंड में, उसके 4 स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहला ग्रास, जो प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद बनाएगा, देन उस ग्रास को इंसेक्ट्स खाएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे हर्बीवोरस। देन उस हर्बीवोरस इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाएगा, जो फ्रॉग होगा हमारा कार्निवोरस, क्योंकि वो किसी इंसेक्ट के फ्लैश को खा रहा है। नाउ फ्रॉग को हमारा अनदर कार्निवोरस खाएगा, जिसे हम बोलेंगे ईगल, जो होगा हमारा इसमें सेकेंडरी कार्निवोरस। तो फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड अप करता है, जिससे हमारी एनर्जी का फ्लो होता है सिंगल वन डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो, द स्टडी ऑफ फूड चेन्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फूड रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। जो हमारा फूड चेन है उसकी स्टडी से हमें क्या हेल्प मिलती है? हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि किस तरीके से फूड का रिलेशनशिप है और इंटरेक्शन है हर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ। यानी जैसे प्रोड्यूसर्स का इंटरेक्शन होगा हर्बीवोरस के साथ, देन हर्बीवोरस का होगा इंटरेक्शन कार्निवोरस के साथ। तो फूड चेन हमें ये समझाता है कि किस तरीके से फूड का रिलेशनशिप है और उनका इंटरेक्शन है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के साथ इकोसिस्टम के अंदर। नाउ द फूड चेन्स ट्रांसफर एनर्जी एंड मटेरियल्स बिटवीन वेरियस लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है डिफरेंट टाइप के लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में।
The food chains transfer energy and materials between various living components in an ecosystem और बायोस्फीयर। जो हमारा फूड चेन है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है बायोस्फीयर के अंदर। साथ ही साथ जो फूड चेन है गिव्स डायनामिसिटी टू एन इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। जो हमारा फूड चेन है वो डायनामिसिटी देता है किसी एक इकोसिस्टम को या बायोस्फीयर को। एंड movement of toxic substances like pesticides, weedicides, etc. through food chains can prove very harmful। एक चीज और, फूड चेन में क्या हो रहा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को गेन कर रहा है। तो जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, वेडिसाइड्स हो गया, ये भी हो सकता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस फूड चेन के थ्रू हर एक ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में जाए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ऑलरेडी हार्मफुल होते हैं। मानो वो वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डियर के अंदर गए तो डियर के लिए हार्मफुल हुआ, देन उस डियर को अगर लायन ने खाया तो वो लायन के लिए भी हार्मफुल हुआ। तो जो वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है फूड चेन के थ्रू वो हार्मफुल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब। फूड वेब क्या होता है तो देखो, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच स्टेबलाइज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज आर कॉल्ड अ फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? जाल। तो फूड वेब क्या है? जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स आपस में आकर इंटरकनेक्ट होंगी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें रिलेशनशिप देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के बीच में, उसे हम बोलेंगे फूड वेब। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम पिक्चर पे ध्यान देंगे। तो पिक्चर में हमने देखा जो प्लांट है, उस प्लांट को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। यानी ग्रास हॉपर ने अपना फूड प्लांट से लिया। देन उस ग्रास हॉपर को कोई एक बर्ड आई, वो खा करके चली गई। तो बर्ड ने किससे न्यूट्रिशन लिया? अपना ग्रास हॉपर से। देन उस बर्ड को कौन खा गया? फॉक्स खा गया। अब देखो, यहाँ पे प्लांट को पहले ग्रास हॉपर ने खाया, देन ग्रास हॉपर को बर्ड ने खाया, बर्ड को फॉक्स ने खाया। अब क्या होगा? उस प्लांट को स्क्विरल ने खाया, यानी जो गिलहरी थी गिलहरी ने खाया। अब उस स्क्विरल को ईगल भी खा सकता है और उस स्क्विरल को फॉक्स भी खा सकता है। इसी तरीके से इस ग्रास हॉपर को भी स्क्विरल खा सकता है। अब बर्ड की केस में देखो, प्लांट जो है वो बर्ड भी जो बर्ड है वो प्लांट को भी खा सकता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो चेन है वो आपस में एक इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई है, जिससे एक जाल सा बन रहा है। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म से फूड को गेन कर रहा है। जैसे प्लांट जो है बर्ड के थ्रू भी खाया जा सकता है, प्लांट ग्रास हॉपर के थ्रू भी खाया जा सकता है, प्लांट स्क्विरल के थ्रू भी खाया जा सकता है। अब स्क्विरल को या तो ईगल खा लेगा या तो फॉक्स खा लेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें काफी तरीके की फूड चेन का कनेक्शन मिला है। यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ सी है, पॉपुलेटेड एरिया की तरह यहाँ पे बहुत सारी चेन्स आपस में आकर इंटरकनेक्टेड है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि एक फूड वेब के अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म होगा वो पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है एक से ज्यादा जगह फूड चेन में। जैसे प्लांट है, प्लांट की फूड चेन ग्रास हॉपर के साथ बन रही है, प्लांट की फूड चेन बर्ड के साथ बन रही है, प्लांट की फूड चेन स्क्विरल के साथ भी बन रही है। यानी सिंगल वन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर रहा है एक से ज्यादा पोजीशन फूड चेन के अंदर। An organism can obtain its food from different sources and in turn may be eaten up by different types of organism। में बोला गया है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से और उसको ईटन अप करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म और उसको फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म खाती हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? तो देखो, हमने वहाँ पे प्रोड्यूसर्स पढ़ा, प्राइमरी कंज्यूमर पढ़ा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पढ़ा, यही है हमारे ट्रॉपिक लेवल्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। यानी वेरियस स्टेप्स फूड चेन के अंदर जिसमें फूड का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है, वही होगा हमारा इसमें ट्रॉपिक लेवल। जैसे जब हमारा ग्रास, डियर और लायन का हम केस लेके चल रहे थे, तो जो ग्रास थी वो हमारी प्रोड्यूसर थी, देन प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस। तो यहाँ पे लेवल्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि फूड चेन वेरियस स्टेप्स के अंदर प्रोसीड हो रही है। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक अगर हमारी फूड चेन प्रोसीड होती है, तो उस दौरान हमें बहुत ज्यादा एनर्जी में डिक्रीज देखने को मिलेगा, यानी ग्रेजुअल डिक्रीज सीन इन द फूड चेन। हमें फूड चेन के अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा एनर्जी में। सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाइल 90% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट्स लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो यहाँ पे वर्ड जो कहा क्या गया है, यहाँ पे ये बोला गया है, जैसे मानो ये ग्रास है, इस ग्रास को किसने खाया था? डियर ने। देन डियर को कौन खा रहा था? लायन खा रहा था। ठीक है, अब जो ग्रास है, ग्रास के पास अभी उसकी कितने परसेंट एनर्जी है? 100% एनर्जी है। देन जब उस ग्रास को डियर यानी हिरन खाएगा, तो उस पे जो डियर के पास है उसको ग्रास से सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलनी है, बाकी की जो 90% एनर्जी बचेगी वो क्या होगी? वो ग्रास अपने लाइफ प्रोसेस में यूज कर लेगी। इसी तरीके से नाउ जो 10% उससे एनर्जी मिली है ग्रास से डियर को, वो तो मिली मिली, नाउ डियर के पास टोटल कितनी परसेंट एनर्जी होगी? उसकी खुद की 100%। लेकिन जैसे ही लायन डियर को खाएगा, तो लायन को डियर से सिर्फ 10% एनर्जी मिल रही है, बाकी की जो 90% एनर्जी है डियर अपने लाइफ प्रोसेस में यूज करेगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे 10% ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती है पहली वाली एनर्जी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर भी गिवन है, जिसमें क्या दिखा रखा है? जिसमें है हमारे पास प्रोड्यूसर्स, यानी क्रॉप प्लांट, फसल हो गई, पेड़ हो गए, घास हो गई, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। ये सारे क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से यहाँ पे हमें सन भी दे रखा है, यानी सन की मदद से जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना खाना खुद बनाएंगे। देन जब वो अपना खाना खुद बनाएंगे तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? 100%। 100% एनर्जी के बाद जब इन क्रॉप प्लांट पे, ट्री, ग्रास पे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे ग्रास हॉपर, बी हो गया, एंट हो गया, बटरफ्लाई, ये आकर के फीड करेंगे, तो उन्हें इस 100% की सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलनी है। जैसे अगर हम 100% का 10% निकालेंगे तो वो क्या होगा? 100 डिवाइड बाय 100 इंटू में 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने परसेंट एनर्जी मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए हमारे रैट, स्पैरो, फ्रॉग, वो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे तो उन्हें भी इस 10% एनर्जी का ही 10% मिलना है। यानी अगर हम 10% निकालेंगे तो वो क्या होगा? जीरो से जीरो कैंसिल, यानी टोटल कितना बचा? 1%। तो इसी तरीके से जैसे जैसे टर्जरी कंज्यूमर को फिर मिलेगा हमें 0.1% एनर्जी, जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स होते हैं जैसे उसको मिलेगा 0.01%। तो जैसे ही जैसे हमारी ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज हो रही है, हमारी एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी एनर्जी लॉस होगी एज अ फॉर्म ऑफ हीट। यानी जो हमारे तो प्रोड्यूसर्स होंगे या कंज्यूमर्स होंगे जो एनर्जी के ट्रांसफर को कर रहे हैं, वो 90% एनर्जी अपनी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में यूज करते हैं।
नाउ द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ पे काफी तरीके के ट्रॉपिक लेवल्स दे रखे हैं। देखो जैसे वो पिक्चर के थ्रू ही है ये सब कुछ। द प्लांट और द प्रोड्यूसर कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो हमारे प्रोड्यूसर्स है या प्लांट्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को कंस्टिट्यूट करेंगे। जो हर्बीवोरस है या फिर प्राइमरी कंज्यूमर है वो हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आएगा। नाउ जो कार्निवोरस है या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो हमारे थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। अब जो लार्ज कार्निवोरस है उन्हें हम बोलेंगे टर्जरी कंज्यूमर्स विच फीड अपॉन द स्मॉल कार्निवोरस कॉन्स्टिट्यूट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। यानी यहाँ पे जितने भी हमारे ये लेवल्स आए हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्जरी कंज्यूमर और क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, ये क्या है, ये हमारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं। अब अगर हम इनको नाम लिखें तो देखो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हो गए हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे हमारे इसमें सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए हमारे इसमें थर्ड ट्रॉपिक लेवल। टर्जरी कंज्यूमर हो जाएंगे हमारे इसमें फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ऐसे ही क्वार्टरनरी पे जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ट्रॉपिक लेवल्स का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो देखो द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन का इंक्रीजमेंट पेस्टि जैसे लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे मानो प्रोड्यूसर है प्लांट, प्लांट के अंदर क्या है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब वो पेस्टिसाइड किसी प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर से देन सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्जरी कंज्यूमर। तो वो हो क्या रहा है उस दौरान ये हो रहा है कि जो भी हमारे केमिकल सब्सटेंस हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हर एक टॉपिक लेवल तक बढ़ती चली जा रही है और फूड चेन के अंदर इसी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस के कंसंट्रेशन के इंक्रीज का फूड चेन के अंदर हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। जैसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट accumulated इन ह्यूमन बॉडीज। ज्यादा अमाउंट में इन केमिकल की जो कंसंट्रेशन है वो किसके अंदर देखने को मिलेगी, ह्यूमन बॉडीज के अंदर, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडीज है वो सबसे हायर ट्रॉपिक लेवल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10% लॉ। अब ये 10% लॉ क्या है, तो देखो 10% लॉ states that only 10% of the energy entering a particular tropic level of organism is available for transfer to the next higher tropic level। वही चीज सेम देखो जो अभी हमने पढ़ी कि किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होगा। ग्रास, देन डियर,
एंड लायन। तो 10% लॉ का मतलब ये है कि हर एक टॉपिक में ओनली 10% एनर्जी का ही फ्लो देखने को मिलेगा। जैसे अगर ग्रास के पास कितनी परसेंट एनर्जी है, 100% एनर्जी, तो डियर को इस 100% एनर्जी का भी क्या मिलेगा, 10%, यानी 10% ऑफ 100%। अगर इस 100% का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 100/100 डिवाइड बाय 10। 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो एनर्जी कितनी मिली, ग्रास के पास तो 100 थी, लेकिन उसको इस 100% की भी कितने परसेंट मिली, सिर्फ और सिर्फ 10%। देन लायन को क्या होगा, 10% ऑफ 10%। टोटल एनर्जी जितनी भी डियर के पास थी 10%, उसका ही 10% किसको मिलना है, लायन को। यानी 10/100 मल्टीप्लाई बाय 10। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो लाइन के पास कितने परसेंट एनर्जी आई, 1%। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ओनली 10% एनर्जी का फ्लो देखने को मिल रहा है, यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्लो करेगी। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, 10% लॉ बोलते हैं। यानी द परसेंट स्टेट्स दैट द 10% law states that only 10% of the energy entering a particular trophic level of organism, यानी सिर्फ 10% एनर्जी का ही हमारा क्या होगा, ट्रांसफर होगा पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल्स में, जिसकी जो हमारे अनदर ट्रॉपिक हायर लेवल्स आएंगे उनके अंदर। अब हमारे पास 10% लॉ का एग्जाम्पल दे रखा है। देखो अभी मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल समझाया है और इसमें भी हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है। क्या बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 1000 joule of solar energy is received by green plants, then only 1% of solar energy available on earth is utilized by plants. So only 10%, 10 joule यानी 1% of 1000 joule is trapped by plants, and the rest 990 joule of energy is lost to the environment. So plants utilize only 10 joule of energy. तो यहाँ पे ये बोला गया है, सपोज करो जो सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है ग्रीन प्लांट्स को, वो कितनी है, टोटल 1000 जूल। अब उस 1000 जूल में से जो 1% सोलर एनर्जी है, ठीक है, 1000 की जो 1% सोलर एनर्जी है वो किसको मिलेगी, प्लांट्स को मिलेगी। यानी 10 जूल जो एनर्जी है वो प्लांट ट्रैप करेंगे, बाकी की 990 जूल एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही प्लांट यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और ये किसके स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, 10% लॉ के स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, only 10% of the 10 joule energy of plant, that is 1 joule, is available to the herbivores only, while 9 joule is lost to the environment। यानी 10% ऑफ द 10 जूल एनर्जी ऑफ प्लांट, 10 जूल एनर्जी है जो प्लांट की, उसमें से 10% एनर्जी का जो होगा उसमें 1 जूल जो है वो हर्बीवोरस प्लांट को जाएगी, बाकी की जो 9 जूल एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये कहा गया है कि प्लांट के पास कितने जूल एनर्जी थी, 10 जूल एनर्जी थी। अब इस 10 जूल का अगर हम क्या करें, देखो ये जो 10 जूल है इसका अगर हम 10% निकाले, 10 जूल का हमें क्या निकालना है, 10%, वो क्या होगा, 10 में 10/100 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1 जूल। तो सिर्फ और सिर्फ वो जो 1 जूल एनर्जी है वो किसको जाएगी, डियर यानी हर्बीवोरस को जाएगी। बाकी बची हुई उस 10 जूल में से जो 9 जूल एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगी। नाउ अगेन जस्ट 10% ऑफ द 1 जूल ऑफ एनर्जी ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स इज यूटिलाइज्ड बाय कार्निवोरस एनिमल। अब देखो अब होगा क्या, हर्बीवोरस एनिमल्स के पास कितने जूल एनर्जी है, 1 जूल। अब हमें क्या निकालना है, 1 जूल और 10% ऑफ 1 जूल। 10% जो होगा 1 जूल का वही किस पे जाएगी, कार्निवोरस पे जाएगी। तो जो 10% होगा 1 जूल का वो कितना होगा, देखो 1 इंटू में 10 डिवाइड बाय 100।
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/10 यानी 0.1 जूल एनर्जी। तो हर्बीवोरस से कार्निवोरस पे सिर्फ कितनी एनर्जी जा रही है, वो है हमारी 0.1 जूल। द कार्निवोरस एनिमल्स हैव ओनली 0.1 जूल ऑफ एनर्जी while 0.9 जूल इज lost टू द एनवायरमेंट, यानी 0.1 जूल कार्निवोरस के पास गई, रिमेनिंग जो 0.9 जूल एनर्जी है वो एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगी। नाउ हमारे सारे जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में क्या बोला गया है। सबसे पहले चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। अगर एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है उससे हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, और उस एनवायरनमेंट के चेंज होने का कारण भी हम ही लोग हैं, हमारी ही वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लो, सबसे बेटर है हमारा पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन किसके द्वारा होता है, ह्यूमंस के द्वारा। एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ये सारे पोल्यूशंस कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। अब इन्हीं पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत भी किन्हें हो रही है, ह्यूमंस को हो रही है। तो यहाँ पे इस लाइन का सिर्फ यही मतलब है कि चेंजेस जो भी होंगे इन्वायरमेंट में उसकी वजह से हमें अफेक्ट होगा, और वो हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर अफेक्ट चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ this lead to the slow degradation of the environment that arose many environmental problems। यही थोड़े थोड़े से जो पॉल्यूशन के केसेस हैं या थोड़े थोड़ा करके ही ये पॉल्यूशन एक टाइम पे बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर भी डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट दैट अरोज मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, धीरे धीरे ही किसी चीज को बढ़ावा मिलता है। उसी तरीके से जैसे ही धीरे धीरे हम अपने इन्वायरमेंट में इफेक्ट्स कॉज करेंगे उसी से हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। अब हमारे पास इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे चैप्टर के अंदर। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में, वो है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन देखने को मिलेगा, किस तरीके से हमारी ओजोन लेयर दिन पर दिन पतली हो रही है, उसमें होल्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी हमारा एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का केस है। एंड नेक्स्ट है हमारा वेस्ट डिस्पोजल, जिसकी वजह से हमारी सॉइल भी जो है वो इनफर्टाइल हो रही है, सॉइल में की जो फर्टिलिटी है वो गायब हो रही है, सॉइल हमारी पॉइजनस हो रही है, जो हमारी लैंड फिलिंग्स है उसका हम सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से वेस्टेज से डिजीजेस कॉज हो रही हैं, काफी तरीके के पोल्यूशंस हो रहे हैं, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में, कैसे हमारा ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन होता है और किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं, और वेस्ट डिस्पोजल क्या है, किस तरीके से वेस्ट डिस्पोजल को रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ फर्स्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है हमारा O3।
Then O3 layer is largely found in the stratosphere, which is a part of our atmosphere from 12 किलोमीटर to 50 किलोमीटर above sea level. तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में काफी तरीके की लेयर होती है, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो उसी तरीके से जो हमारी ओजोन की लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर रीजन पे। ये हमारे एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर फाउंड इन विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमें क्या टिक करना है उसमें, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है। अब उसकी हाइट कितनी है, तो जो हमारी ओजोन लेयर में ओजोन लेयर बोलो या स्ट्रेटोस्फेयर बोलो, वो सी लेवल से 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव है। नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। अब ऐसा स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओजोनोस्फेयर बोलेंगे। एंड ओजोन इज डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल। जो हमारा ओजोन है वो बहुत पॉइजनस होता है ग्राउंड लेवल पे। अब ओजोन के बारे में हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब और हम पढ़ते हैं कि आखिरकार ये ओजोन होता क्या है, क्यों हमारा स्ट्रेटोस्फेयर पे इस ओजोन की लेयर का प्रेजेंस है, क्या काम करता है ये ओजोन लेयर। तो देखो, जो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के चारों तरफ, जो एब्जॉर्ब करेगा जितनी भी हमारी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं सनलाइट से। क्योंकि इसकी वजह से हमारी हेल्थ में काफी तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। यानी जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दें, ये मानो हमारे पास क्या है, ये हमारा है अर्थ। तो इस अर्थ के चारों ओर ये क्या प्रेजेंट है, ये है हमारी ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर का काम क्या है, ये ओजोन लेयर सन से आ रही हार्मफुल यूवी रेस से हमको क्या करेगी, बचाएगी। क्योंकि उस यूवी रेस की वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता है, उनकी हेल्थ हैजार्ड्स शुरू होती है, यानी हेल्थ में काफी तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे स्किन कैंसर हो गया, यानी स्किन में कैंसर्स देखने को मिलेगा, कैटरेक्ट जिसे हम मोतियाबिंद बोलते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, प्लांट्स डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, मतलब प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो ओजोन लेयर क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर एक कंबल की तरह होता है, जो बाहर से हमारी बॉडी को या ह्यूमन बींग्स को या फिर लिविंग बींग्स को क्या करेगा, बाहर सनलाइट से आ रही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। Ozone layer is a protective blanket around Earth which absorbs most of the harmful UV radiation of the sun, thus protecting the living beings of Earth from health hazards like skin cancer, cataract in eyes, weakened immune system, destruction of plant। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, क्या दे रखा है इस पिक्चर में, ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। इस अर्थ के पास हमारे पास लाइट ब्लू कलर के एक सर्कल राउंडेड है। इस सर्कल का मतलब क्या है, ये सर्कल ही हमारी क्या है, इसमें ओजोन लेयर। अब देखो सन से हमारी यूवीसी लाइट, यूवीसी रेडिएशन, यूवीए रेडिएशन, यूवीबी रेडिएशन, यानी डिफरेंट टाइप की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही है। अब होगा क्या, अब इस ओजोन लेयर की मदद से ही ये जो हमारी यूवी रेज है वो अर्थ पर हम लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाती हैं। यानी इस यूवी रेडिएशन से बचाने का काम किसका है, ओजोन लेयर का। The decline of ozone layer thickness in Antarctica was first discovered in 1985 and termed as ozone hole। तो देखो ओजोन डिप्लीशन के बारे में सबसे पहले पता किसे चला, अभी तक तो हम ये पढ़ रहे हैं कि ओजोन डिप्लीशन होता क्या है, ओजोन लेयर क्या होती है। तो ओजोन के अंदर डिप्लीशन यानी जो
पतलापन बोलो या फिर ओजोन लेयर जो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हुई और इस चीज़ को सबसे पहले कहाँ रिकॉग्नाइज़ किया गया, कहाँ पे देखा गया? तो ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था अंटार्कटिका में 1985 में और उन्होंने उस डिस्कवरी के दौरान ये देखा कि जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है यानी उसकी जो मोटापा है या मोटाई है ओजोन लेयर की, वो धीरे-धीरे कम होने लगी है और उन्होंने उस टर्म को क्या नाम दे दिया? ओजोन होल नाम दे दिया। तो ये है हमारा अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट किसके लिए? एमसीक्यू के लिए कि ओजोन होल या किसे बोला गया, कब बोला गया और कहाँ पे सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टेप्स टेकन टू लिमिट डैमेज ऑफ ओजोन लेयर। क्या क्या हमने स्टेप ले सकते हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन को कम करने के लिए, उसके डैमेज को कम करने के लिए? तो देखो सबसे पहले एक्सेसिव यूज ऑफ सीएफसीएस। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अ सिंथेटिक इनर्ट केमिकल। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे देखो फ्रीजर हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए या फिर जो हमारे एसीज वगैरह हो गए, उसमें से कौन सी गैस निकलती है? सीएफसी निकलती है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जिसकी वजह से ज्यादा ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन देखने को मिलता है। यानी फॉर एग्जाम्पल फ्रीऑन विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर एंड आल्सो इन फायर एक्सटिंग्विशर कॉज ओजोन डिप्लीशन इन द अपर एटमॉस्फेयर। जो भी हमारे फ्रीजोन का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, ये मेन कॉज है जिसकी वजह से अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन के अंदर डिप्लीशन देखने को मिलता है। Now, a single chlorine atom can destroys 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। एक सिंगल क्लोरीन का एटम 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है पेपर के लिए, उसको यहाँ पे मार्क करेंगे। वो क्या है? यूएनईपी। ये जो यूएनईपी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी की फुल फॉर्म आती है पेपर में कि यूएनईपी क्या है? यूएनईपी का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या बोला गया है? इस जो हमारी ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा था तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसे बोलते हैं यूएनईपी। यूएनईपी को did an excellent job in forging an agreement to freeze CFC production in 1986 लेवल। देखो सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लीशन कहाँ कब देखने को मिला? 1985 में। देन एक साल के बाद ही 1986 में यूएनईपी प्रोग्राम के थ्रू क्या किया गया? जो भी सीएफसी की प्रोडक्शन है उसको फ्रीज किया गया, उसको कम किया गया। किसके कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू? क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू सब कंट्रीज में, जिसकी वजह से ओजोन लेयर के डिप्लीशन में हमें जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है वो हमें कम से कम देखने को मिला। तो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन क्या आते हैं? एक क्वेश्चन आता है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? दूसरा यूएनईपी कब किया गया? व्हेन। और इसका प्रोटोकॉल का क्या नाम था? ये तीनों चीजें हमारे पेपर में पूछी जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में है गार्बेज डिस्पोजल। अब देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे गार्बेज डिस्पोजल के बारे में।
तो गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरियाज। तो देखो, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रीज बनेंगी, उससे गुड कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ेगी, यानी जो कंज्यूमर्स चाहिए होंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी। उसकी वजह से ही हमारे को यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किस फॉर्म में? वेस्ट की फॉर्म में, गार्बेज की फॉर्म में। सबसे ज्यादा ये हमें देखने को मिलेगी अर्बन एरियाज में। ठीक है, अब होगा क्या? इंडस्ट्रीज बनेंगी, काम होगा, तो उस दौरान कुछ ना कुछ वेस्ट और गार्बेज का प्रोडक्शन होगा, और इसी गार्बेज और वेस्ट की वजह से हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नाउ द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी डन इन अ साइंटिफिक वे। जो भी हमारे वेस्ट का डिस्पोजल होगा उसे हमें कैसा करना चाहिए? साइंटिफिक वे में करना चाहिए। एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जिसमें द मेथड टू बी यूज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेस्ट। जो हमारा मेथड, हम किस तरीके का मेथड यूज करेंगे उस वेस्ट को डिस्पोजल के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का वेस्ट हमारे पास है। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर। अब देखो, हम गार्बेज डिस्पोजल को किस तरीके से क्या कर सकते हैं? डिस्पोज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। अब हम एक एक करके उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। These substances are decomposed through the actions of fungi, bacteria and other living organism। जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो इजिली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से। जैसे इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं किसी भी फंगी के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। तो ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाए किसी भी डिकम्पोजर के थ्रू या फिर किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ टेम्परेचर एंड सनलाइट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो टेम्परेचर और सनलाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन के लिए किसी भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को करने में। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, वो क्या है? जैसे हो गया हमारा फूड का वेस्ट, ट्रीज की लीफ, पेड़ों की पत्तियां, यूरिन एंड फीकल मैटर, सीवेज, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, पेपर, वुड, क्लॉथ, काउ डंग एटसेट्रा। ये सारे क्या है? ये है हमारे इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम ब्रोकन डाउन तोड़ नहीं सकते किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। जैसे दीज सब्सटेंसेस में बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। ये जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी। नाउ these substances are inert and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem। ये substances
सिंपली परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, जिसकी वजह से काफी तरीके के हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इकोसिस्टम के अंदर। नाउ हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, वो क्या है? दिस इंक्लूड्स डीडीटी यानी डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन इन फिनाइल द कोइरो इथेन। ये क्या है? डीडीटी है हमारा, ठीक है। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। एंड इंसेक्टिसाइड्स हो गया हमारा, पेस्टिसाइड्स हो गए, मर्करी लेड अर्सेनिक एल्युमिनियम प्लास्टिक्स पॉलीथीन बैग्स ग्लास रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे क्या है? ये है हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल्स याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 to 4 एग्जाम्पल इज कंपल्सरी। कि 3 से 4 एग्जाम्पल्स याद कर लो दोनों वेस्ट के, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो देखो इजिली डिकम्पोज हो जा रहा है, आसानी से डिकम्पोज हो रहा है, उसकी वजह से ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो ज्यादा पॉल्यूटेंट होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, यानी वो ज्यादा हमारा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उन्हीं की वजह से ज्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में डिफरेंस। तो देखो अभी हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा, देन हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा। अब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं, क्योंकि जो पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है इस चैप्टर से सिर्फ यही एक सिंपल डिफरेंस आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में डिफरेंस का, वो भी कितने मार्क्स में? टोटल 5 मार्क्स में। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों में? फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं यानी द वेस्ट दैट आर ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय माइक्रोबियल एक्शन, ऐसा वेस्ट जो नेचुरली ब्रोकन डाउन हो जाए, टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए माइक्रोबियल एक्शंस, माइक्रोब्स की मदद से, जैसे फंगी बैक्टीरिया की मदद से, उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और वही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो किसी भी माइक्रोब्स की वजह से नहीं टूटते, डिकम्पोज नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कि जो बायोडिग्रेडेशन होता है फॉर्म्स हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स। जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, किसी भी तरीके का उसमें कोई पॉइजनस नहीं होता। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर नो सच एक्शन इज पॉसिबल, इस तरीके का कोई भी एक्शन पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स ही ब्रोकन डाउन की परफॉर्मेशन नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा दे रिलीज रॉ मटेरियल्स बैक टू नेचर, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो रॉ मटेरियल को रिलीज करते हैं नेचर में। लेकिन वहीं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल्स को रिलीज नहीं करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का फोर्थ पॉइंट है they pollute the environment only when they are produced in quantity beyond the capacity of the environment to degrade them। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उस कंडीशन पे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं जब जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उससे ज्यादा हो जाए। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमेशा पोल्यूट करेंगे इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, एक छोटी क्वांटिटी में भी होंगे तो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बायो कंसंट्रेशन डज नॉट अकर, किसी भी तरीके की बायो कंसंट्रेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन नहीं होती। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बायो कंसंट्रेशन और बायो मैग्निफिकेशन अकर्स व्हेन वेस्टेज एंटर इनटू फूड चेन, जब फूड चेन के अंदर हमारा किसी भी तरीके का कोई वेस्ट एंटर करता है तो उसमें हमें बायो मैग्निफिकेशन या बायो कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, रिसाइकलिंग इज पॉसिबल बोथ नेचुरली और थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं नेचुरली भी और ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू भी, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर हम रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, ओनली थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। वो किसके थ्रू होगा? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, कोई से भी 5 पॉइंट्स को याद कर सकते हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेचुरली ब्रोकन डाउन होगा माइक्रोब्स की मदद से, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माइक्रोब्स की मदद से ब्रेक डाउन नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल में हार्मलेस होता है, किसी भी तरीके के कोई हार्म इफेक्ट्स नहीं होते, नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन दूसरे वाले केस में यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ऐसा कोई एक्शन नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में रॉ मटेरियल्स नेचर को दोबारा मिलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ऐसा कोई भी रिलीज नहीं होता रॉ मटेरियल्स का। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तब पॉल्यूटेंट क्रिएट करेंगे, तब पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे एनवायरनमेंट में, जब वो अपनी प्रोड्यूस क्वांटिटी से अमाउंट से भी ज्यादा हो जाए, ज्यादा डिग्रेड हो जाए, तो उस दौरान हमें उसमें पॉल्यूटेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट छोटी सी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, वो पॉल्यूट करेंगे ही करेंगे इन्वायरमेंट को। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बायो कंसंट्रेशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमें बायो कंसंट्रेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलेंगी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में रिसाइकलिंग पॉसिबल है नेचुरली भी और ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू भी, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में किसी भी तरीके की कोई रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है नेचुरली, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू हम वहां पे रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच का डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम अपने गार्बेज डिस्पोजल को कर सकते हैं और क्या-क्या मेथड्स है हमारे पास गार्बेज डिस्पोजल्स को करने के।
नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से? तो फर्स्ट है हमारे पास द वेस्ट डिस्ट्रॉयज द नेचुरल ब्यूटी एंड आवर सराउंडिंग्स बिकम डर्टी। जो हमारा वेस्ट है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है नेचुरल ब्यूटी को और हमारे सराउंडिंग्स को गंदा करेगा। Decomposition of these wastes results in the production of foul smell which spreads to the surrounding areas। जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है वेस्ट का, उसकी वजह से बहुत गंदी वाली स्मेल या फिर बहुत बदबूदार स्मेल हमें देखने को मिलती है जो पूरे सराउंडिंग एरियाज में फैली रहेगी। थर्ड है हमारे पास दिस वेस्ट में ऑल्सो ब्लॉक द ड्रेन्स क्रिएटिंग पूल्स ऑफ वेस्ट विच बिकम द ब्रीडिंग साइट्स ऑफ मॉस्किटोज द लेटर इज कैरियर्स ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। ये बोला गया है कि जो वेस्ट है वो ड्रेन्स के रास्ते को, जो हमारी नाली हो गई या फिर जो हमारी नहर हो गई, उनके रास्तों को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से वहां पे एक ब्रीडिंग साइट प्रोड्यूस हो जाती है मॉस्किटोज की, यानी वहां पे मच्छर पनपना शुरू करते हैं और इन्हीं मच्छरों की वजह से वो डिजीज कैरियर बन जाते हैं जिससे बाद में मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या है हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के हार्मफुल इफेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल के क्या क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट है हमारे पास इसमें इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? देखो, बर्निंग ऑफ वेस्ट ऑन हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश इज कॉल्ड इंसिनरेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? एक भट्टी सी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और जितना भी हमारा वेस्ट है उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे और जिससे हम ऐश की फॉर्मेशन करेंगे, राख की। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसिनरेशन बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय एन इंसिनरेटर। ये जो है हमारा व्हाइट कलर का इसमें पिक्चर में गिवन है, वो क्या है? एक इंसिनरेटर है जिसके अंदर हम वेस्ट को रखेंगे, टेम्परेचर को हाई करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ऐश में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जो इंसिनरेशन है इज यूज टू डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेस्टेज। यानी इसका यूज किया जाता है हाउस होल्ड जितने भी हमारे वेस्ट है उनके लिए, केमिकल वेस्ट के लिए और बायोलॉजिकल वेस्टेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनको एस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड में ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग क्या होता है? देखो, a conventional method in which solid waste are dumped in selected areas of a town, it actually cause pollution। देखो, जो ओपन डंपिंग है उसमें हम क्या करते हैं, जो ये हमारा एक कन्वेंशनल मेथड होता है जिसमें जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट है वो एक टाउन के स्पेसिफिक सिलेक्टेड एरियाज में हम इकट्ठा करते हैं और इसकी वजह से काफी तरीके के पॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। लैंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, क्योंकि उसकी स्मेल से भी बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट तरीके के इफेक्ट, बहुत डिफरेंट तरीके का हो जाता है। किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जो ओपन डंपिंग है वो हमें पॉल्यूशन कॉज करने के लिए देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है हमारे पास इसमें मेथड्स में लैंड फिलिंग्स। तो लैंड फिलिंग्स में क्या होता है, वेस्टेज आर डंप्ड इन लो लिविंग एरियाज एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स। इसमें हम क्या करेंगे, लैंड के अंदर जो भी हमारा वेस्ट है उसको डंप करेंगे, उसको डालेंगे। लो ये हमारे लो लिविंग एरियाज मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, एरियाज में जहाँ पे लोग कम रहते हैं, वहां पे हम वेस्ट को ले जाते हैं, उसको वहां पे फिल करेंगे। देन उसके ऊपर हम बुलडोजर्स की मदद से क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड फिलिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग में क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्टेज आर फिल्ड इनटू अ कंपोस्ट पिट, जिसकी जो हमारी लेंथ है वो 2 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, यानी ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट होगा, जैसे हमारे फ्रूट्स के छिलके हो गए, वेजिटेबल्स की पील्स हो गई, ये सारी क्या होंगी, इसको हम एक कंपोस्ट पिट के अंदर फिल करेंगे। एंड इट इज देन कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। फिर उसके ऊपर हम एक थिन लेयर लगाएंगे, बनाएंगे सॉइल की। देन आफ्टर अबाउट 3 months द सेम गार्बेज फिल्ड इनसाइड द पिट चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। तो होगा क्या, जो भी हमने उस कंपोस्ट पिट के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट रखा था और उस ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर एक थिन लेयर लगाई थी सॉइल की, वो 3 months के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गार्बेज जो था वो हमारा एक ऑर्गेनिक मैन्योर यानी खाद के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कंपोस्टिंग का मेनली यूज जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये एक तो ये हमारा नॉन पॉइजनस होता है, इससे कोई भी प्लांट के अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते, कोई भी डिजीज नहीं होती, ये हमारा प्योर फॉर्म होता है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर को बनाने के लिए हम कंपोस्टिंग का यूज करते हैं। इससे देखो फायदा ही है, एक तो हमारा जो गार्बेज डिस्पोजल है वो भी हो गया, गार्बेज भी डिस्पोज हो गया, खत्म हो गया, साथ ही साथ हमें एक न्यू ऑर्गेनिक मैन्योर मिला, जिससे हम अपनी फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट डिस्पोजल में मेथड रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग में क्या होगा, द सॉलिड वेस्टेज इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल मटेरियल्स। जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट होंगे उसको हम ब्रोक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे सिंपल मटेरियल्स में, एंड दीज मटेरियल्स आर देन यूज्ड टू मेक न्यू आइटम्स। उन मटेरियल्स का यूज करके हम एक नए आइटम्स को बनाएंगे। देन even non-biodegradable solid wastes like plastic, metal can be recycled. तो रिसाइकलिंग में क्या होगा, जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट है उसको हम ब्रोकन डाउन करेंगे छोटे छोटे सिंपल मटेरियल्स में। देन उन सिंपल मटेरियल्स का यूज करके हम एक न्यू आइटम्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो होंगे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ये सारी चीजें। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, उसको दोबारा से बनाना, जिससे हम ऐसी चीज को बनाएं जो हमारे यूज में आ सके। नेक्स्ट है हमारे पास रीयूज। लास्ट मेथड है हमारा वेस्ट डिस्पोजल का। क्या बोला गया है, अ वेरी simple conventional technique of using an item again and again. For example, paper can be used for making envelopes etc. यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कन्वेंशनल टेक्निक्स का यूज करके आइटम्स को बनाएंगे। जैसे हम पेपर का रीयूज करके क्या बना सकते हैं, एनवेलप्स को बनाते हैं। तो ये सारे क्या थे, ये सारे थे हमारे वेस्ट डिस्पोजल के मेथड, यानी किन किन मेथड से हम अपने वेस्ट को डिस्पोज करते हैं।
तो यहाँ पर होता है हमारा आज का चैप्टर फिनिश, जिसमें हमने अवर एनवायरनमेंट अपना एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है। इस लेक्चर में हमारा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो ज़्यादा लेंदी हो, इसी वजह से हमने एक ही लेक्चर में इस पूरे 2 घंटे के चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो देखो, आज के लेक्चर की अगर हम समरी के बारे में बात करें, तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में जाना। देन उसमें इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। देन हमने ये देखा कि इकोसिस्टम्स के अंदर किस तरीके से हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, इन सब का क्या रोल्स है, किस तरीके से डिकम्पोजर का सिग्निफिकेंस होता है, हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया। देन फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा कि फूड चेन और फूड वेब क्या होते हैं। हमने ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर यूनि डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज 10% लॉ। 10% लॉ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन हमने पढ़ा 10% लॉ के बारे में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या-क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरीके से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन हमारे इस चैप्टर में 2 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दे रखी थी। एक थी हमारी ओज़ोन लेयर का डिप्लीशन, किस तरीके से ओज़ोन लेयर में डिप्लीशन होता है, एंड गार्बेज डिस्पोज़ल। तो ओज़ोन लेयर के जब हमने डिप्लीशन के बारे में डिस्कस किया, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं कि कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया था। सबसे पहले ओज़ोन लेयर डिप्लीशन कहाँ देखा गया था, कौन से ईयर में देखा गया था, कौन से प्रोग्राम यानी यूएनईपी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, कब किया गया था और उस प्रोग्राम को लॉन्च करने का क्या पर्पस था। ये सारे ओज़ोन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और गार्बेज डिस्पोज़ल में हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और साथ ही साथ जो भी हमारे मेथड्स हैं गार्बेज डिस्पोजल के, वो हमें सारे पता होने चाहिए कि अगर पेपर में नॉलेज के लिए 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि गार्बेज डिस्पोजल के मेथड्स को एक्सप्लेन करो, तो हम इजली अपने सारे गार्बेज डिस्पोजल के मेथड्स को एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पे वो हमारा आज का चैप्टर फिनिश।